जो आज आपका पेपर हुआ है महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित, उसका डिस्कशन देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। वो डिस्कशन अब आज हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग वाले पार्ट को अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? भारत के गणराज्य के 10वें वर्ष, 11वें वर्ष, 12वें वर्ष या 13वें वर्ष? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब है? भारत के गणराज्य बनने के 12वें वर्ष में 1961 में यह अधिनियम बना था और भारत का गणराज्य 1950 में बना है। तो 1950 में प्लस 11 करेंगे तो 1961 आता है, लेकिन गणराज्य जो है वो 26 जनवरी 1950 को बना था, जबकि अधिनियम जो है वो इस तारीख के बाद अधिनियमित हुआ है, इसलिए 11 + 1 करके यह अधिनियम जो है वो भारत के गणराज्य के 12वें वर्ष में अधिनियमित हुआ है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति वर या वधु के माता पिता से दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करता है तो वह कारावास से दंडित होगा, जिसकी अवधि होगी 2 माह से 1 वर्ष, 6 माह से 2 वर्ष, 6 माह से 1 वर्ष या 8 माह से 2 वर्ष। का आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कि अगर कोई दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति वर या वधु के माता पिता से दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो उसको 6 महीने से 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, समुचित सरकार या राज्य के राज्यपाल? तो याद रखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का आंसर क्या होगा? राज्य सरकार। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, नोनी सुरक्षा योजना के निम्न में से क्या उद्देश्य हैं? प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति सुधार लाना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना, बाल विवाह की रोकथाम करना या उपरोक्त सभी? तो आपका नोनी सुरक्षा योजना के सभी उद्देश्य है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बालिकाओं में मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधित आदतों के विकास सुनिश्चित करने हेतु राज्य में कौन सी योजना संचालित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, संस्कार अभियान, सक्षम योजना या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के लिए कौन सी योजना है? सुचिता योजना। याद रखेंगे कौन सी योजना है? सुचिता योजना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह योजना 2012-13 में प्रारंभ हुई, यह योजना 2013-14 में प्रारंभ हुई। योजना के तहत महिला स्व सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए दूसरे राज्यों के अध्ययन भ्रमण कराया जाता है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। तो देखिए यह योजना 2012-13 में प्रारंभ हुई, इसलिए सेकंड पॉइंट गलत होता है। इस योजना में क्या करते हैं? महिला स्व सहायता समूह को दूसरे राज्यों में लेकर जाते हैं और वहां पे जो स्व सहायता समूह अच्छे काम करते रहते हैं उसके बारे में यहां पर बताया जाता है। तो तीसरा पॉइंट सही है, यह योजना केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकार के द्वारा संचालित है, इसलिए यह पॉइंट गलत है। आंसर होगा ए, 1 और 3। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यहां पर, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई किसी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है, यानी ये बात कर रहा है पहचानकर्ता की, अगर कोई भी किसी व्यक्ति को टोनी के रूप में पहचान करता है तो वह दंडित किया जाएगा। कितने से दंडित किया जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया यहां पर, ऑप्शन ए है साधारण कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, साधारण कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी। तो क्या होता है? कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी अगर कोई किसी व्यक्ति को टोनी के रूप में पहचान करता है तो उसको 3 साल तक के कठोर कारावास की सजा होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का विचारण निम्न में से किसके द्वारा किया जाएगा? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, ए या बी इनमें से कोई भी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे टोनी प्रताड़ना अधिनियम के तहत अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का नियम है, इसलिए यहां पर महानगर मजिस्ट्रेट तो होता ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य में निम्न में से किस जिले में नारी निकेतन संचालित नहीं है? यहां पे पूछा है कौन सा नारी निकेतन संचालित नहीं है? रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। तो 3 नारी निकेतन का है, रायपुर में है, सरगुजा में, दंतेवाड़ा में। बिलासपुर में कोई भी नारी निकेतन नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिलासपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहां पर,
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निम्न में से किस स्तर पर महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या उपरोक्त सभी? तो किस स्तर पर महिला जागृति शिविर लगता है? उपरोक्त सभी। ग्राम स्तर पे भी, जनपद में भी, जिला स्तर में भी, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत गठित की जाने वाली बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है यह समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित की जाएगी, यह समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी, इस समिति में एक अध्यक्ष और अधिकतम 5 सदस्य होंगे, इस समिति में एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होंगे, यह समिति सरकार को विभिन्न उपजीविकाओं जिन्हें बाल मजदूरी की पाबंदी है बढ़ाने या घटाने की सलाह देगी। तो बाल श्रम प्रतिषेध समिति का गठन केंद्र सरकार करती है। सेकंड पॉइंट गलत हो गया, पहला क्योंकि केंद्र सरकार करती तो राज्य सरकार नहीं करती। इस समिति में एक अध्यक्ष और अधिकतम 5 सदस्य होंगे, गलत है, समिति में एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होंगे। और जो समिति है वो बाल श्रम से संबंधित कोई भी चीजों को उनको बाल श्रम मानना है कि नहीं, कौन सा काम ऐसा जो बच्चों से नहीं करवा सकते, वो उसको उसकी लिस्ट को बढ़ाने या घटाने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देती है। तो पांचों पॉइंट सही है, 1, 4, 5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा कथन सही है? 1, 4, 5 सही है, 2, 3 जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम निम्न में से किसे निश्चित करता है? यानी बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम लागू होने के बाद कौन सा पुराना नियम खत्म हो गया? बालक नियोजन अधिनियम 1938, बालक नियोजन अध्यादेश 1986, ए और बी दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या आंसर होगा? बालक नियोजन अधिनियम 1938। आपका बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम आने से बालक नियोजन अधिनियम 1938 निश्चित हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यहां पर बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं करता? यानी बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम बच्चों के लिए कौन सा प्रावधान नहीं करता? ऑप्शन है साप्ताहिक अवकाश, कार्यस्थल पर भोजन की व्यवस्था, बच्चे से ओवर टाइम कार्य ना कराने की व्यवस्था, या उपरोक्त सभी। कौन सा बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम व्यवस्था नहीं करता? कार्य स्थल पर भोजन की व्यवस्था। तो कार्य स्थल पर भोजन की व्यवस्था का कोई भी प्रावधान बाल श्रम में नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यहां पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। यह अधिनियम भारत के गणराज्य के 57 नंबर के वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में लागू है। यह अधिनियम पौंडीचेरी के रेनासाओ पर लागू नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? चारों ही सही है। ये 2007 में लागू हुआ, 57 के गणराज्य बनने के 57 वर्ष के बाद संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में लागू है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू, लेकिन अधिनियम में अभी भी क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में लागू है, इसलिए हम इसको सही मान रहे हैं। और यह अधिनियम पौंडीचेरी के रेनासाओ पर लागू नहीं होता, यह भी सही है, आंसर होगा डी। ठीक है, रेनासाओ कौन है? ऐसे फ्रांसीसी जो पौंडीचेरी में, जब भारत आजाद नहीं था, फ्रांसीसी यहां पर पौंडीचेरी में व्यापार करने आए थे, तो वो फ्रांसीसी अपनी बस्ती बनाए थे। तो उन बस्ती में जो आगे चलकर बच्चे पैदा हुए, उनके ऊपर जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लागू नहीं होता, तो इन्हीं को रेनासाओ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि कोई पुरुष वयस्क होते हुए भी बाल विवाह करता है तो वह दंडित किया जाएगा। अगर कोई पुरुष वयस्क है यानी 18 साल का है और उसके बाद भी वो बाल विवाह कर रहा है तो उसे कितना दंडित किया जाएगा? 2 वर्ष के कारावास से, 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, 5 वर्ष से। आंसर होगा 2 वर्ष तक के कारावास से, उसको 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है यहां पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है। वजन त्योहार का आयोजन राज्य में 2012 से किया जा रहा है, बिल्कुल सही कथन है। कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाने के लिए 6 वर्ष तक के बच्चों का डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से वजन त्योहार का आयोजन किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। 6 वर्ष के नहीं, 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है, 6 नहीं होता, 5 वर्ष होता है। अगला है वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में कुपोषण की दर में 2.1% की कमी आई है, बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या होगा? 1 और 3 यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHFS रिपोर्ट 5 के अनुसार कुपोषण दर के संबंध में कौन सा कथन सही है?
भारत 31.3, छत्तीसगढ़ 32.1, भारत 32.1, छत्तीसगढ़ 31.3, ये बिल्कुल सही है, 20 का करेक्ट आंसर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर भारत की कुपोषण दर की अपेक्षा कम हुई है, 20 का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यहां पर, निम्न में से कौन सा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के काम है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कौन सा काम है? छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा संचालित ऋण योजना के तहत आवेदन पत्र भरवाना नहीं, यह पर्यवेक्षक का काम होता है, पहला गलत है। सेकंड देखिए, मातृ शिशु रक्षा कार्ड तैयार करना सही है। आंगनबाड़ी केंद्र में हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार वितरित करना सही है। अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा की गतिविधियों का संचालन करना सही है। तो यहां पर 2, 3, 4 सही है, जबकि पहला पॉइंट गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2, 3, 4। तो 2, 3, 4 कहां पे ऑप्शन में दिख रहा है, देख लेते हैं। तो 2, 3, 4 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, 2, 3, 4 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। जन्म के समय शिशु का औसतन वजन कितना किलोग्राम होना चाहिए? 2 से 3 किलोग्राम, 1 से 2 किलोग्राम, 1.5 से 2.5 किलोग्राम, या 2.5 से 3.5? क्या होगा? 2.5 से 3.5 किलोग्राम। जन्म के समय शिशु का औसतन वजन 2.5 से 3.5 ग्राम होना चाहिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, रेडी टू ईट फूड महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार कर आंगनबाड़ी केंद्र भेजा जाता है, बिल्कुल गलत है। महिला स्व सहायता समूह नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य बीज विकास, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि एवं बीज विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि व बीज विकास निगम, इनके द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा रेडी टू ईट जो है वो तैयार किया जाता है। ठीक, पहले महिला स्व सहायता समूह करते थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य कृषि बीज विकास निगम कर रहे हैं। रेडी टू ईट फूड हेतु क्रियान्वित एजेंसी को गेहूं और सोयाबीन सरकार द्वारा बीपीएल दर में उपलब्ध कराया जाता है, गलत है। केवल गेहूं को उपलब्ध करवाया जाता है, सोयाबीन को नहीं। सोयाबीन मार्केट रेट पे खरीदना पड़ता है, गेहूं को जो है वो सरकार बीपीएल दर पर उपलब्ध कराती है। तीसरा पॉइंट है, रेडी टू ईट फूड के तहत गेहूं, चना, शक्कर, रागी, सोयाबीन आदि दिया जाता है, सही है। यहां पर आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। ठीक है, पहला 2 गलत है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है यहां पर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमलित है 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों हेतु? निम्न में से कौन सा युग्म सुमलित है 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों हेतु? हितग्राही का विवरण, सामान्य बच्चा, पूरक पोषण आहार साप्ताहिक 750 ग्राम, तो बिल्कुल सही है। सामान्य बच्चा को 125 ग्राम जो है पूरक पोषण एक दिन में मिलता है, और उसको हफ्ते में 6 दिन मिलता है, तो 125 इंटू 6 करेंगे तो 750 ग्राम आ जाएगा, सही है ये। मध्यम कुपोषित बच्चा, मध्यम कुपोषित बच्चे को क्या दिया जाता है? मध्यम कुपोषित बच्चे को 900 ग्राम, तो मध्यम कुपोषित बच्चे को 900 ग्राम नहीं मिलता, क्योंकि मध्यम कुपोषित बच्चा जो है वो सामान्य बच्चे के समान 750 ग्राम पाता है, इसलिए सेकंड पॉइंट जो है गलत है। ये पहला पॉइंट सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, गंभीर कुपोषित बच्चा 1200 ग्राम मिलता है, 200 ग्राम डेली, हफ्ते में 6 दिन, तो टोटल हो गया 1200 ग्राम। तो आपका यहां पर क्या होगा? ये सही है। तो 1 और 3 सही है, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 1 और 3। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी वर्तमान में कितनी है? 75-25, 60-40, 50-50 की 90-10? तो आंसर क्या है? 50-50। तो पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50:50 की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रामीण क्षेत्र में 800 से 1600 की जनसंख्या पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, गलत है। 800 से 1600 में 2 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, जबकि 1600 से 2400 की जनसंख्या में 3 आंगनबाड़ी केंद्र, तो पहला गलत है। शहरी क्षेत्र में 150 से 400 की जनसंख्या पर 1 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा, बिल्कुल सही है। जनजाति क्षेत्र में 150 से 300 की जनसंख्या में 1 आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा, गलत है। 300 से 800 की जनसंख्या में, 300 से 800 की जनसंख्या में 1 आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाएगा, तो पहला और तीसरा गलत है, बी सही है, केवल 2, केवल 2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी योजना मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक में शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, सखी निवास, नारी निकेतन या शक्ति सदन? तो कौन सी शामिल नहीं है? नारी निकेतन शामिल नहीं है। बाकी सब महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, सखी निवास और शक्ति सदन, ये तीनों किसमें है? मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक में शामिल है, नारी निकेतन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 25 में नजर मारूं तो यहां क्वेश्चन है, महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा हेतु
बनाए गए विभिन्न कानून और उनके वर्ष में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कार्य स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम और प्रतितोष अधिनियम 2015, सेकंड है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, बाल विवाह प्रतिषेध 2006, दहेज प्रतिषेध 1961। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए, क्योंकि ये 2015 नहीं, ये 2013 है। ठीक है, आपका कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब बना है? तो यह अधिनियम बना है 2013 में। अगला देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। एक स्थान पर कानूनी परामर्श की सहायता, मनोसामाजिक परामर्श और सहायता, महिलाओं के लिए उपलब्ध सहायता और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सी योजना संचालित है? वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, नारी अदालत या उपरोक्त सभी? तो वन स्टॉप सेंटर, जो सखी वन स्टॉप सेंटर जानते हैं, वो संचालित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, महिला हेल्पलाइन स्कीम के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह स्कीम 1 अप्रैल 2015 से संचालित की जा रही है। 181 के माध्यम से देश भर में महिलाओं को 24 घंटे आपात और गैर आपात सुविधा उपलब्ध की स्कीम का उद्देश्य है। यह स्कीम निर्भया कोष के माध्यम से वित्त पोषित है। तो देखिए 1 अप्रैल 2015 से ही ये योजना चालू है। छत्तीसगढ़ में 2016 से लागू हुई है, लेकिन भारत में 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट हो गई है, छत्तीसगढ़ में 2016 से लागू है। सेकंड पॉइंट भी सही है, 181 महिला हेल्पलाइन नंबर, इसमें कॉल करने से आपको 24 घंटे सुविधा मिलेगी और यह स्कीम निर्भया कोष के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। तो यह भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 1, 2, 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा स्कीम के तहत निम्न में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? पूरक पोषण, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, रेफरल सेवाएं या वयस्कों का टीकाकरण? तो कौन सी सेवा नहीं होती? वयस्कों का टीकाकरण। किसको किसका टीकाकरण होता है? 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण होता है और गर्भवती माताओं का टीकाकरण होता है। तो वयस्क का टीकाकरण ऐसा ओवरऑल नहीं होता, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, आंगनबाड़ी सेवा स्कीम के निम्न में से क्या उद्देश्य हैं? पहला लिखा है 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना है, मृत्यु दर, रुग्णता यानी बीमारी और स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी करना है, बच्चे के उचित मनोविज्ञान सामाजिक शारीरिक विकास की नींव रखना है, बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए माता की क्षमता को बढ़ाना, ये भी है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी होगा, 1, 2, 3, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, पोषण पखवाड़ा 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पोषण पखवाड़ा के संबंध में कौन सा कथन सही है? या 20 मार्च 2023 से 3 अप्रैल 2023 तक पोषण पखवाड़ा आयोजन किया गया? बिल्कुल सही है, 5वें नंबर का पोषण पखवाड़ा था। इस पोषण पखवाड़े की थीम स्वस्थ भारत के लिए पारंपरिक और आधुनिक प्रथाओं का एकीकरण था। गलत है। थीम क्या थी? सभी के लिए पोषण, एक साथ संपूर्ण भारत के लिए। सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। याद रखिएगा क्या थीम है इसकी? इसकी थीम हमेशा आपको याद रखना है, क्या थीम है? सभी के लिए पोषण, सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। एक साथ स्वस्थ भारत की ओर, ये पोषण पखवाड़े की थीम थी इस बार। ये पिछले वाले की थी। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा का केंद्र बिंदु मोटा अनाज या श्री अन्न था। बिल्कुल सही है, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है यहां पर, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली का नाम क्या है? सी बॉक्स है, सेक्सुअल हैरेसमेंट बॉक्स, सी बॉक्स है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नवंबर 2022 की स्थिति में राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्य में संचालित कुल बाल विकास योजनाओं की संख्या 220 है, जिसमें से 121 जनजातीय क्षेत्रों में चल रही है। बिल्कुल सही है। राज्य में कुल 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत है, जबकि 46,140 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। बिल्कुल सही है। राज्य में स्वीकृत मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में से 99% संचालित है। गलत है। मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कितने? 97% संचालित है। तो 1, 2 सही है, ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, समेकित बाल विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह योजना 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। सही है। इस योजना का प्रारंभ 43 विकासखंड और 5891 आंगनबाड़ी केंद्रों से किया गया। गलत है।
33 विकासखंड और 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों से किया गया। इस योजना का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी 1 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम के तहत आंतरिक परिवाद समिति का गठन कब किया जाता है? तो अगर किसी कार्यालय में या संस्था में काम करने वाले लोगों की संख्या 10 या 10 से ज्यादा है तो वहां पर क्या होता है, आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जब आरोप नियोजक पर लगता है या कहीं पर काम करने वाले लोगों की संख्या 10 से कम होती है, वहां पे स्थानीय समिति बनती है। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि यहां पर आंतरिक परिवाद पूछा है। तो आंतरिक परिवाद समिति कब कब बनती है, जब वहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या 10 या 10 से ज्यादा है। स्थानीय समिति कब बनती है, जब वहां पे काम करने वाले लोगों की संख्या 10 से कम है या किसी आरोप जो है वो किसी मालिक के हिल के ऊपर ही लगा है, तो वहां पे स्थानीय समिति बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम के तहत समुचित सरकार निम्न में से किसको जिलाधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकती है? जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या सभी? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों को ही क्या बनाया जा सकता है, ये तीनों को ही आपका जिला का अधिकारी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम के तहत व्यतीत महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की तारीख से कितने दिन के भीतर दर्ज करा सकती है? 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह? आंसर क्या है, 3 महीने। अगर किसी महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न हुआ है तो उत्पीड़न के 3 महीने के भीतर क्या कर सकती है, अपना परिवाद या रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, मातृत्व मृत्यु दर की परिभाषा क्या है? तो मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है, 1 लाख जीवित जन्म में 1 लाख जीवित जन्म बच्चे जो जन्म लिए उसमें मरने वाली माताओं की संख्या जो है वो मातृत्व मृत्यु दर कहलाता है, यानी सी इसका आंसर होगा। प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु मातृत्व मृत्यु दर कहलाती है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहां पर राज्य सरकार प्रत्येक बालक न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा किसी अधिवक्ता को विशेष लोक अभियोजक निर्दिष्ट कर सकेगी जिसने कम से कम 4 वर्ष अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। कितना, 7 वर्ष। अगर किसी व्यक्ति ने, उसी को विशेष लोक अभियोजक बनाया जाएगा जिसने कम से कम 7 साल अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्य आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे, बिल्कुल सही है। सदस्यों को कम से कम 2 महिला सदस्य होना जरूरी है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे, गलत है। 5 वर्ष नहीं, 3 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे। सदस्य अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, बिल्कुल गलत है। सदस्य या अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देंगे? राज्य सरकार को देंगे। अगर राज्य का बाल अधिकार संरक्षण आयोग है तो राज्य सरकार को देंगे, केंद्र का है तो केंद्र सरकार को देंगे। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2, यानी 20 का करेक्ट आंसर होगा 1, 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जांच के संबंध में निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त होती है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को किसकी शक्ति प्राप्त है? सिविल न्यायालय, सत्र न्यायालय, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होती है, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सक्षम योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन बताना है? यह योजना छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009-10 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है। ऐसी महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है और वह विधवा है तो इस योजना का लाभ उसे मिल सकता है, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, गलत है। यहां पर जो कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है वो स्वावलंबन योजना में दिया जाता है, स्वावलंबन। इस सक्षम योजना में क्या होता है, ऋण देते हैं, यहां पर प्रशिक्षण वाला स्वावलंबन योजना में होता है, तो सी गलत है। तो क्वेश्चन पूछा है क्या सही नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सी वाला पॉइंट गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, पोषण अभियान के लक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? पोषण अभियान के लक्ष्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? बच्चों जो 0 से 6 वर्ष के ठिगनेपन को 3% प्रतिवर्ष की दर से 9% तक की कमी लाना, गलत है। 2% प्रतिवर्ष की दर से 6% तक की कमी लाना है। बच्चों जो 0 से 6 वर्ष में अल्प पोषण को 2% प्रतिवर्ष की दर से 6% तक की कमी लाना है, बिल्कुल सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा।
ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी और डी क्या है इसमें, तो ऑप्शन सी और डी है छोटे बच्चों जिनको 0 से 59 माह में रक्त अल्पता यानी कि अनेमिया है, उनको 2% की दर से 6% तक की कमी लाना गलत है, उनको 3% की दर से 9% की कमी लाना है। जन्म के समय बच्चे के कम वजन को 2% की दर से 4% तक कमी लाना गलत है, 2% की दर से 6% तक कमी लाना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बच्चों में होने वाले क्वासियोरकर रोग के निम्न में से कौन से लक्षण नहीं है? सो वजन का लगातार बढ़ना, त्वचा में परिवर्तन या चंद्राकार मुंह। तो क्या लक्षण नहीं है? वजन का लगातार बढ़ना। क्वासियोरकर और मरासमस रोग में क्या होता है? वजन जो है वो घटने लग जाता है, इसी के लिए यहां पर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 44, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण निम्न में से किस श्रेणी के व्यक्तियों में सामान्यता पाया जाता है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाएं, वयस्क पुरुष या गर्भवती महिला। आंसर होगा 0 से 6 वर्ष के कम बच्चों में जो बच्चे हैं उनको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उनमें पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, महिला एवं बाल विकास विभाग के गठन का उद्देश्य क्या है? 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु बाल विकास सेवा योजना का संचालन करना, महिला एवं बच्चों के कल्याण संबंधित अन्य योजना का संचालन करना, किशोरी बालिकाओं को सशक्तिकरण करना। ये तीनों ही महिला एवं बाल विकास विभाग के उद्देश्य हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 46 है, राज्य में रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन किस जिले में संचालित है? तो 2 ही जिले में संचालित है, रायपुर और बिलासपुर। रायपुर और बिलासपुर में संचालित है। तो देख लेते हैं कहां पे ऑप्शन क्या दिया है, बिलासपुर दिया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, बिलासपुर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्य में कितने बाल गृह संचालित हैं? तो राज्य में कितने बाल गृह हैं? 6 शासकीय बाल गृह और 37 अशासकीय बाल गृह। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 6 शासकीय और 37 अशासकीय। क्वेश्चन नंबर 48, आवासीय सहायता के जरूरतमंद बालकों को अल्पकालिक आधार पर आश्रय प्रदान करने के लिए क्या संचालित है? तो आवासीय सहायता वाले जरूरतमंद बालकों को अल्पकाल के लिए क्या दिया जाता है? खुला आश्रय गृह। ए इसका आंसर होगा, खुला आश्रय गृह। ठीक है, जरूरतमंद बच्चों को अल्पकाल के लिए खुला आश्रय गृह में रखा जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों को जिनके बारे में यह पाया जाता है कि उन्होंने अपराध किया है, उनके पुनर्वास के लिए क्या स्थापित किया गया? बाल संप्रेक्षण गृह, सुरक्षित स्थान, विशेष गृह या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? विशेष गृह होगा। देखिए जब केस चलता रहता है तो बाल संप्रेक्षण गृह में रखते हैं, अगर उसने कोई घोर अपराध किया है तो विशेष गृह में रखते हैं, अगर उसने जघन्य अपराध किया है तो सुरक्षित स्थान में लिखते हैं। लेकिन यहां पर जघन्य अपराध लिखकर नहीं दिया तो हम इसको क्या मानेंगे? घोर अपराध मानेंगे, तो इसको विशेष गृह में यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है यहां पर, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय देने हेतु किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन की आपको पहचान करना है। बोर्ड में एक प्रधान मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होते हैं, सही है। सामाजिक कार्यकर्ता में कम से कम 1 महिला होना अनिवार्य, सही है। वर्तमान में राज्य में कुल 28 न्याय बोर्ड कार्यरत है, बिल्कुल सही है। 27 जिले के 28 जगह, दुर्ग जिले में 2 किशोर न्याय बोर्ड है, इसी के लिए संख्या क्या हो गई? 28 हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य सरकार की चयन समिति द्वारा गठन की जाती, गलत है। यहां पर आपका जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त नहीं, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में चयन समिति बनती, वो सामाजिक कार्यकर्ता का चयन करती है। तो क्वेश्चन पूछा क्या सही नहीं है, तो डी जो है वो सही नहीं है, यहां पर हाई कोर्ट आएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है पर्यवेक्षक, जिला बाल परियोजना अधिकारी, कलेक्टर या महिला एवं बाल विकास अधिकारी। तो बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की अध्यक्षता कौन करता है? कलेक्टर करता है, जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की, सी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। मिशन वात्सल्य के लक्षित हितग्राही में निम्न में से कौन सा नहीं है? पहला है देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, ये है। सड़क पर रहने वाले बेघर बच्चे, ये भी है। आश्रित बच्चे, ये नहीं है, निराश्रित बच्चे हैं। आश्रित बच्चे नहीं, निराश्रित बच्चे इसके हितग्राही हैं, इसलिए सी जो है इसका आंसर होगा। क्योंकि पूछा कौन हितग्राही नहीं है, तो आश्रित बच्चे हितग्राही नहीं है, निराश्रित बच्चे हितग्राही होते हैं। नशा करने वाले बच्चे ये भी हितग्राही, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 53।
घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 के तहत सबूत का भार किसके ऊपर आता है? प्रत्यर्थी के ऊपर, व्यतीत महिला के ऊपर, संरक्षण अधिकारी या इनमें से कोई नहीं। तो धारा 31 क्या है? अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के ऊपर न्यायालय ने यह डिसीजन दिया है कि मुआवजा देना है, अब जो प्रत्यर्थी है यानी आरोपी है वो किसी वर्ष किसी महीने मुआवजा नहीं दिया, तो महिला ये सबूत देगी कि उसने मुआवजा नहीं दिया है, तो महिला के सबूत देने से क्या हो जाएगा? उसके सबूत के आधार पर उस प्रत्यर्थी के ऊपर फिर से केस चालू हो जाएगा। तो यहां पर किसके ऊपर है ये सबूत का भार? व्यतीत महिला के ऊपर है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला है यहां पर घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत मजिस्ट्रेट के पास आए आवेदन पर प्रथम सुनवाई की तारीख से कितने दिन के भीतर मजिस्ट्रेट केस का निपटारा करेगा? 60 दिन के भीतर। जब मजिस्ट्रेट के पास केस आता है घरेलू हिंसा का, तो मजिस्ट्रेट केस आने के 60 दिन के भीतर निर्णय लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 पे घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग माना जाएगा? किसी महिला को गाली देना, संतान न होने पर महिला का अपमान करना, किसी महिला को शारीरिक पीड़ा कारित करना, लगातार धमकी देना, उपरोक्त सभी। तो सभी आपके भावनात्मक दुरुपयोग या मौखिक या भावनात्मक दुरुपयोग में आते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं। अगला है यहां पर आपका अगला जो है क्वेश्चन 56। क्वेश्चन नंबर 56 है 6 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना, वातावरण, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु संचालित है पोषण अभियान, संस्कार अभियान, ए और बी दोनों ही इनमें से कोई नहीं। कौन सा अभियान? संस्कार अभियान संचालित है, जिसमें आंगनबाड़ी का कायाकल्प किया जा रहा है। वहां पर महापुरुषों की फोटो ये सब लगाई जा रही है, उनको अच्छे अच्छे पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। तो संस्कार अभियान। क्वेश्चन 57 घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार परिवहन, चिकित्सा व परामर्श सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में कौन सी योजना संचालित है? नवा जतन योजना, नवा बिहान योजना, जननी सुरक्षा योजना, मातारी जतन योजना। क्या आंसर होगा इसका? नवा बिहान योजना। 20 का करेक्ट आंसर है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला, नवा बिहान योजना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पात्र हितग्राही को निम्न में से कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा की जाती है? तो अभी देखिए अभी के बजट में राशि को कितना कर दिया गया? 50,000 रुपए। पहले कितना था? 25,000। लेकिन बजट अभी नए बजट के हिसाब से 2023-24 का जो बजट है केंद्र राज्य सरकार का, उसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत राशि को 50,000 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 59 है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत हितग्राही निम्न में से कौन है? 6 वर्ष आयु तक के सभी बच्चे, 6 से 59 माह तक के आयु वर्ग के एनीमिया पीड़ित बच्चे, 15 से 49 आयु वर्ग की एनीमिया से पीड़ित महिलाएं। तो 6 वर्ष आयु तक के सभी बच्चे इस योजना के लाभार्थी नहीं है। 6 वर्ष आयु तक के केवल कुपोषित बच्चे इस योजना के लाभार्थी हैं। कौन? केवल कुपोषित बच्चे। सभी बच्चे इसके लाभार्थी नहीं है, केवल कुपोषित बच्चे इसके लाभार्थी है। 6 से 59 माह तक के आयु वर्ग के एनीमिया पीड़ित बच्चे इसके लाभार्थी हैं। 15 से 49 आयु वर्ग की एनीमिया से पीड़ित महिलाएं भी इसकी लाभार्थी है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है यहां पर निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? रतौंधी, कैरेटोमलेशिया, जीरोथैलेमिया या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से जो मेन रोग होता है वो जीरोप्लथैलेमिया है। याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जीरोप्थैलेमिया रोग होता है। और जीरोप्थैलेमिया रोग के अंतर्गत ही रतौंधी और कैरेटोमलेशिया भी आता है। याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से जो मेन रोग होता है जीरोप्थैलेमिया होता है, और जीरोप्थैलेमिया के टाइप में ही रतौंधी और कैरेटोमलेशिया आता है। इसलिए इसका आंसर, क्योंकि ये भी विटामिन ए की कमी से होता है, ये भी विटामिन ए, ये भी विटामिन ए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।